हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? दिस इज मैं अनुष्का शुक्ला और आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं। हम लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर में बाउंडेड मेट्रिक स्पेस का एक एग्जांपल देखा था और आज हम लोग दूसरे एग्जांपल को देखने जा रहे हैं। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मेट्रिक स्पेस से क्वेश्चन आता भी है ना तो इन्हीं दोनों एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो गिवन है यहाँ पे क्या गिवन है देखते हैं। लेट एक्स कॉमा डी बी अ मेट्रिक स्पेस। हमारे पास एक्स कॉमा डी कोई एक मेट्रिक स्पेस गिवन है। लेट डी डैश such that x cross x tends to r be defined as। जो ये d है ये किस तरीके से डिफाइंड है, ये फंक्शन हमारा कि d डैश एक्स वाई इज इक्वल्स टू d ऑफ एक्स वाई अपॉन में 1 प्लस d ऑफ एक्स वाई। देन d इज ए बाउंडेड मेट्रिक ऑन x। हमें d डैश यहाँ पे होगा कि तो d डैश जो होगा वो हमारा बाउंडेड मेट्रिक होगा ऑन x पे। अब हमें ये तो पता है कि d एक्स वाई ये बाउंडेड है, ठीक, ये बाउंडेड है और हमें प्रूफ करना है कि जो d डैश एक्स वाई है ये बाउंडेड होगा। और ये फंक्शन हमारा किस तरीके से गिवन है, d ऑफ एक्स वाई अपॉन में 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई। तो चलिए जितनी भी कंडीशंस होती हैं मेट्रिक स्पेस होने की उसे हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि वो ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो d डैश एक्स वाई इज इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स वाई अपॉन में 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई गिवन है, ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 होगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ये सभी के सभी नॉन नेगेटिव है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑलरेडी क्या हो जाएगा, ये पहले कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि यहाँ पे देखिए गिवन है कि डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा क्योंकि डी ऑफ एक्स वाई क्या है, हमारा मेट्रिक स्पेस है। ठीक है, एक्स कॉमा डी गिवन है कि ये मेट्रिक स्पेस है तो डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इसलिए यहाँ पे जब देखेंगे ये भी पॉजिटिव अपॉन में ये भी पॉजिटिव तो ये ग्रेटर और इक्वल टू ये भी पॉजिटिव ही हमें देखने को यहाँ पे मिलेगा। अब दूसरी चीज, दूसरा क्या होता है कि कब इसकी वैल्यू 0 होगी। पहला तो फॉर नॉन नेगेटिव और दूसरा इक्वल्स टू 0 के लिए। तो यहाँ पे डी डैश एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0, ये 0 कब होगा, देखिए हमें पता है कि डी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू 0 होगी कब, जब x इज इक्वल्स टू वाई होगा। तो डी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू हम यहाँ पे क्या रखेंगे 0 अपॉन में 1 प्लस 0 जिसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये चीज हमारा कब 0 होगा, जब x इज इक्वल्स टू वाई होगा। ठीक है, x इज इक्वल्स टू अगर y कर देंगे तो इसकी वैल्यू 0 और जब इसकी वैल्यू 0 हो गई तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को रख देंगे तो हमें यहाँ पे 0 देखने को मिल जाएगा। वेरी सिंपल। अब तीसरी चीज, डी डैश ऑफ एक्स वाई सिमेट्री होल्ड करानी है। तो डी डैश ऑफ एक्स वाई है हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, डी ऑफ एक्स वाई अपॉन में 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई। तो हमें पता है कि ये तो सिमेट्री होल्ड कराएगा। ठीक है, ये मेट्रिक स्पेस है तो ये सिमेट्री होल्ड करेगा, करेगी इसकी। तो डी ऑफ एक्स वाई डी डैश ऑफ एक्स वाई के सॉरी डी ऑफ एक्स वाई डी ऑफ वाई एक्स के इक्वल होगा। डी डैश की बात नहीं कर रहे हैं, डी की बात कर रहे हैं, ये मेट्रिक है तो ये इसकी सिमेट्री होल्ड करेगी। तो डी ऑफ एक्स वाई की जगह पे हम लोग डी ऑफ वाई एक्स लिख सकते हैं। तो डी ऑफ वाई एक्स अपॉन में 1 प्लस डी ऑफ वाई एक्स हो गया इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये डी डैश ऑफ वाई एक्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे भी सिमेट्री होल्ड कर गई। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, फोर्थ होती है हमारी ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी की। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, चलिए देखते हैं। यहाँ पे गिवन है कि लेट एक्स वाई जेड, जेड भी एक और एलिमेंट लेंगे हम लोग अपने वेक्टर स्पेस एक्स से। तो डी डैश एक्स जेड प्लस डी डैश एक्स वाई ये किसके इक्वल होगा, ये होगा डी ऑफ एक्स जेड अपॉन में 1 प्लस डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई अपॉन में 1 प्लस डी ऑफ जेड वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये ग्रेटर और इक्वल्स टू होगा डी ऑफ एक्स जेड अपॉन में 1 प्लस डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। अगर हम यहाँ पे किसी वैल्यू को करते हैं, ठीक है, तो ये वाली जो ऊपर देखिए, अगर मैं आपको इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो अगर ये 1/2 है, ठीक है, और मैं 1/2 में नीचे कुछ और ऐड करती हूँ, मान लेती हूँ कि यहाँ पे 1 को ऐड किया, तो ये देखिए डेनोमिनेटर इसका बड़ा हो गया। ठीक है, डेनोमिनेटर बड़ा हो गया मतलब इसकी वैल्यू छोटी हो जाएगी। जैसे 1/3 है, 1/2 है, तो 1/2 ज्यादा बड़ा होगा, 1/3 छोटा होगा, क्योंकि अगर नीचे बड़ा हो गया मतलब इसकी वैल्यू छोटी आएगी, नीचे छोटा है तो इसकी वैल्यू ज्यादा बड़ी आएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से 1 अपॉन में डी ऑफ एक्स वाई जो होगा, अगर हम लोग यहाँ पे डी ऑफ एक्स वाई में 1 अपॉन डी ऑफ एक्स वाई में अगर कुछ और ऐड कर देते हैं वाई जेड, तो इसकी वैल्यू या तो इसकी इक्वल, अगर यहाँ इसकी वैल्यू अगर 0 है तब तो इसकी वैल्यू इक्वल आएगी। अगर इसकी वैल्यू कुछ ज़्यादा मतलब कुछ आती है 0 से ज़्यादा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी और इसकी वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल्स टू की साइन आ जाती है। ठीक, वही चीज़ हमने यहाँ पे किया, हमने यहाँ पे कुछ ऐड किया, मान लेते हैं डी ऑफ जेड वाई को। ठीक, डी ऑफ जेड वाई को ऐड किया तो इसकी जो वैल्यू होगी वो छोटी हो जाएगी इससे, क्योंकि यहाँ पे नीचे डेनोमिनेटर में अगर ऐड करते हैं तो वो
वैल्यू को छोटा कर देता है, ठीक। तो ये बड़ा होगा और ये चीज़ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो प्लस डी ऑफ जेड वाई अपॉन में 1 प्लस डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई हमने यहाँ पे लिख दिया। अब नीचे दोनों का डेनोमिनेटर क्या है, दोनों का डेनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू किया हमने यहाँ से डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई हो गया अपॉन में 1 प्लस डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई हो गया, ठीक। अगेन एज डी इज अ मेट्रिक स्पेस, तो यहाँ से डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई इज लेसर और इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स वाई हो गया। तो अब अगर हमें प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे, देखिए 1 प्लस इसको हमें बाउंडेड, अभी आगे इसको हमें बाउंडेड प्रूफ करना है, ये मेट्रिक हो गया। अभी ये मेट्रिक स्पेस हमारा बाउंडेड है कि नहीं ये देखना है, ठीक। तो 1 प्लस डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई इज इक्वल टू 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई कर दिया हमने, 1 प्लस 1 को दोनों साइड में ऐड किया। अब क्या करेंगे, 1 अपॉन में अब इसका इनवर्स लेंगे, ठीक है। जब हम इनवर्स लेते हैं किसी भी चीज़ का तो उसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने इसका इनवर्स लिया तो ये साइन चेंज होके इधर चली जाएगी। इधर देखिए यहाँ पे ये साइन लगी हुई है और यहाँ पे 1 प्लस गिवन है, ठीक, 1 प्लस। तो यहाँ से जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 1 अपॉन में 1 प्लस डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई हो गया, और ये लेसर और इक्वल्स टू, यहाँ पे ये ग्रेटर था, यहाँ पे लेसर हो गया, 1 अपॉन में 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई हो गया, ठीक। अब दोनों साइड में नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव लेने के बाद हम यहाँ पे दोनों साइड में अगेन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 1 को सब्ट्रैक्ट किया जब हमने, यहाँ पे देखिए कोई भी वैल्यू में चेंज तो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, तो हम क्या कर रहे हैं, 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 1 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई किया, इज लेसर और इक्वल्स, इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई किया, ठीक। माइनस साइन, देखिए माइनस साइन हमने यहाँ पे किस लिए लिया, जिससे इसकी वैल्यू को हम ग्रेटर और इक्वल्स टू से रिप्रेजेंट कर सकें, क्योंकि हमें वही चाहिए, तो ग्रेटर और इक्वल्स टू की साइन के लिए हमने यहाँ पे माइनस ले लिया। अब हम इसका प्रोडक्ट इसमें डालेंगे, ठीक। इसका प्रोडक्ट इसमें जब डालेंगे तो यहाँ से जो ये 1 होगा ये रहेगा और यहाँ से ये -1 रहेगा, प्लस रहेगा, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, बस क्या बचेगा, डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई, ठीक है। और नीचे जो था डिनोमिनेटर में वही रहेगा। इस यहाँ पे हम करेंगे, फिर ये साइन हमने यहाँ पे लगा दिया, इसका भी प्रोडक्ट यहाँ पे करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी एक्स वाई और -1, तो +1 से -1 कैंसिल, बचेगा डी ऑफ एक्स वाई अपॉन में 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिला, यहाँ से हमें देखने को मिला कि डी डैश ऑफ एक्स वाई, ये वैल्यू रिप्रेजेंट करता है डी डैश ऑफ एक्स वाई को हम लोग पढ़ चुके हैं, और ये तो हमने एज इट इज यहाँ पे लिख लिया। अब हमने यहाँ पे क्या प्रूफ किया था कि इसकी जो वैल्यू होती है वो किसकी इक्वल आती है, वो आती है डी डैश ऑफ एक्स जेड प्लस डी डैश ऑफ जेड वाई की इक्वल आती है। तो अब इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, ऊपर जो हमने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने पुट किया तो हमें डी डैश ऑफ एक्स जेड प्लस डी डैश ऑफ जेड वाई देखने को मिला, इज ग्रेटर और इक्वल टू डी डैश ऑफ एक्स वाई। तो ये हमारे ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी को होल्ड कर गया। यहाँ पे फोर्थ प्रॉपर्टी जो होती है वो भी क्या कर गई, हमारी होल्ड कर गई, ये हमारा मेट्रिक स्पेस फॉर्म कर गया। अब क्या करेंगे, डी ऑफ एक्स वाई लेसर और इक्वल्स टू 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई किया हमने यहाँ से, तो डी ऑफ एक्स वाई अपॉन में 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई लेसर देन 1 हो जाएगा, तो डी ऑफ एक्स वाई लेसर देन 1 हो गया हमारा। तो यहाँ से फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, तो डी डैश इज बाउंडेड मेट्रिक ऑन एक्स, तो डी डैश हमारा कैसा हो जाएगा, एक बाउंडेड मेट्रिक हो जाएगा। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक नया अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, नया हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं, जो कि क्या, कंप्लीट मेट्रिक स्पेस। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से हमारा एकदम हम क्या आ रहे हैं, फॉर्म में आते चले जा रहे हैं कंप्लीट मेट्रिक स्पेस से। तो कंप्लीट मेट्रिक स्पेस की डिफिनेशन पढ़ने से पहले उसके आगे के जो बेसिक नॉलेज है हमें वो लेना पड़ेगा, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है और इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, थ्योरम्स हमारे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो जो यहाँ पे पूछा गया है वो क्या है, मैं जितने इंपॉर्टेंट है मैं वो सारे के सारे बताते हुए चलूंगी। तो सीक्वेंस इन अ मेट्रिक स्पेस, लेट एक्स कॉमा डी बी, ये मेट्रिक स्पेस जो एक्स कॉमा डी है हमारा वो एक मेट्रिक स्पेस है, और ए सीक्वेंस ऑफ पॉइंट एक्स, एक सीक्वेंस ऑफ पॉइंट एक्स इज ए फंक्शन, ये एक फंक्शन होगा कहाँ से कहाँ तक, एन से एक्स तक होगा, ये डिनोट किया जाएगा इस तरीके से। जो सिंपल सीक्वेंस की डिफिनेशन होती है वही होगी। तो यहाँ पे एक फंक्शन होगा, ठीक है, फंक्शन हमारा क्या होगा, n ऑन टू एक्स, यहाँ पे जो n है वो हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, तो जो फंक्शन होगा वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से किसी x तक जाएगा, किसी सेट तक, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे। इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेल से इस तरीके से दिख रहा है, इसके बेसिस आप देख रहे हैं, वैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस क्या होता है, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस क्या होता है ये आप पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, वही इसमें भी है, लेकिन ये मेट्रिक स्पेस में थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, बस साइन को चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स डी है ना,
वहाँ पे एक्स डी नहीं रहता, यहाँ पे एक्स डी आपको दिख रहा है, वहाँ पे ये सब नहीं रहता है, बस सारी डेफिनेशन वही रहेगी, बस यहाँ पे एक्स डी चेंज कर देते हैं, ठीक। तो कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस क्या होगा, लेट एक्स कॉमा डी बी ए मेट्रिक स्पेस, जो एक्स कॉमा डी है वो हमारा एक मेट्रिक स्पेस है, एंड एक्स एन बी ए सीक्वेंस इन एक्स, एक्स एन क्या है हमारा एक सीक्वेंस है एक्स में, तो एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू एक्स, तो एक एलिमेंट हमारा एक्स में बिलोंग करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, लिमिट ऑफ एक्स एन, लिमिट ऑफ एक्स एन, if for every epsilon positive there exists an integer n naught such that d of x n comma x less than epsilon for all n is greater or equals to n naught। बात समझ में आई। हम x को xn की लिमिट कब बोलेंगे, जब किसी एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए वहां पे एक ऐसा नंबर n नॉट एग्जिस्ट करे जिसका डिस्टेंस अगर हम लोग xn का x के साथ में निकालें तो वो एप्सिलॉन से छोटा आए सभी वैल्यूज के लिए, अगर वो n नॉट से बड़ी या फिर उसके बराबर आती है तो। बात समझ में आ रही है। देखिए यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, बोला जा रहा है कि अगर हमारे पास कोई x क्या है हमारा लिमिट बोला जाएगा, लिमिट ऑफ एक्स एन, if for every epsilon greater than 0 there exists a positive number n not such that, जो उसका डिस्टेंस होगा x का और xn का, ठीक है, xn और x के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो एप्सिलॉन से बड़ा होगा, किस वैल्यू के लिए, n की उन सभी वैल्यू के लिए जो इस पॉजिटिव इंटीजर n नॉट से क्या हो, बड़ी या फिर उसके इक्वल हो। ये कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस की डेफिनेशन होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे मैंने क्या बोला। तो एक बार फिर देखते हैं, लेट x कॉमा डी बी ए मेट्रिक स्पेस, x कॉमा डी हमारा एक मेट्रिक स्पेस है, ठीक, एंड xn बी ए सीक्वेंस इन x, और xn क्या है हमारा एक सीक्वेंस है x में, और एन एलिमेंट x बिलोंग्स टू x इज कॉल्ड लिमिट ऑफ xn, x जो है वो हमारा xn x जो है वो हमारा x में बिलोंग करता है, वो लिमिट इस सीक्वेंस का लिमिट कब कहा जाएगा, जब किसी एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए एक नंबर एग्जिस्ट करेगा, कौन सा n नॉट, जिसके लिए d ऑफ xn कॉमा x लेस देन एप्सिलॉन होगा, ठीक है, इससे जितनी भी बड़ी वैल्यूज होंगी, ठीक है, इससे जितने भी बड़ी वैल्यूज या फिर इसके बराबर की जितनी भी वैल्यूज होंगी उनके लिए इसके बीच का डिस्टेंस एप्सिलॉन से क्या हो, छोटा हो गई बात इतनी खत्म। अब देखिए, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम हम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो ये थ्योरम हमारी कहती क्या है, देखते हैं। द लिमिट ऑफ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज यूनिक। अब यहाँ पे हमारे पास x गिवन है, बोल रहा है कि जो हमारे पास लिमिट गिवन है ना x, ये किसी भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस x के लिए क्या होती है, किसी कन्वर्जेंट सीक्वेंस xn के लिए क्या होती है, यूनिक होती है, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा कन्वर्जेंट सीक्वेंस कब होगा, जब इसके और इसके बीच की डिस्टेंस क्या हो, एप्सिलॉन से छोटी हो, फॉर ऑल n नॉट इज लेसर और इक्वल्स टू n, ठीक। तो अब बोल रहा है कि ये जो x होगा वो हमारा यूनिक होगा, मतलब इसका जो xn की जो लिमिट होगी, x ही तो xn की लिमिट है, ठीक है। यहाँ पे गिवन है एन एलिमेंट x बिलोंग्स टू x इज कॉल्ड ए लिमिट ऑफ xn, तो बोल रहा है कि द लिमिट ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज यूनिक, जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की लिमिट होगी वो यूनिक होगी। तो कैसे इसको प्रूफ करेंगे, चलिए देखते हैं। लेट xn बी अ सीक्वेंस ऑफ x, मान लेते हैं कि xn कोई सीक्वेंस है x का, लेट एक्स वाई बिलोंग करता है हमारा x में, मान लेते हैं कि कोई एक्स वाई है जो हमारा x में बिलोंग करता है, बी सच दैट, ये इस तरीके से है कि xn जो है वो हमारा टेंड करेगा x की तरफ पे और xn जो है वो हमारा टेंड करेगा y की तरफ पे। देखिए इसे भी हम मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूफ कर रहे हैं। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि जब हम लोग को यूनिक प्रूफ करने के लिए बोला जाएगा तब हम उसमें उसकी दो पॉसिबल थिंग्स लेके चलेंगे, मतलब यूनिक बोला गया तो उसमें यूनिक ना लेकर के हम बोलेंगे कि नहीं ये यूनिक नहीं होता, इसमें दो लिमिट हमें देखने को मिलेंगी। तो हम क्या करते हैं, एक्शन हमारा एक बार इस पे क्या करता है, टेंड करता है इस लिमिट पे और एक बार वाई पे करता है, ठीक है। हमने मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन यूज किया कि यूनिक नहीं है, हम दो लेके चल रहे हैं। अब हम प्रूफ करेंगे कि नहीं एक्स जो है वो वाई के इक्वल आएगा, तब हम बोलेंगे कि हाँ ये यूनिक ही है। कुछ भी लेंगे वो आपस में इक्वल आएंगे तो यूनिक हो जाएगा। तो लेट इफ पॉसिबल, ये पॉसिबल क्या है कि एक्स जो है वो वाई के इक्वल नहीं है। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, हमें यूनिक प्रूफ करना है और हम दो लेके चल रहे हैं कि नहीं ये दो पे क्या करता है, कन्वर्ज करता है इसकी लिमिट। तो मान लेते हैं कि एप्सिलॉन को डी ऑफ एक्स वाई अपॉन में 2, ठीक है। तो डी ऑफ एक्स वाई बाई 2 हमने एप्सिलॉन की वैल्यू मान लिया, तो देन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट। अब डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट का यूज करेंगे, तो डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट यही कहती है कि डी ऑफ एक्स एन कॉमा एक्स लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर और इक्वल्स टू एन n1, ठीक है। यहाँ पे n1 लेके चल रहे हैं, इसके लिए x के लिए n1 होगा और y के लिए क्या हो जाएगा हमारा n2। तो अब ये भी हमारा एक्शन जो है वो हमारा y पे भी टेंड कर रहा है, तो इसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे इसके डिस्टेंस कन्वर्जेंट के लिए, तो ये हो जाएगा डी ऑफ एक्सन कॉमा वाई,
किया, जहाँ पे x था वहाँ पे y किया लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर और इक्वल्स टू n2, n की उन सभी वैल्यूज के लिए n2 के लिए हमने क्या किया, इसकी वैल्यू को लिख दिया। अब हम लोग कुछ m मानते हैं, m क्या है, मैक्सिमम ऑफ n1 n2। अब देखिए जैसे यहाँ पे 1 2 2 3 होता ना, 2 3, तो मैक्सिमम ऑफ 2 3 क्या हो जाता है, 3 होता, क्योंकि 3 की वैल्यू 2 से बड़ी होती है, तो मैक्सिमम देखिए इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा वही m होगा हमारा। ठीक, m क्या है हमारा, मैक्सिमम ऑफ n1 n2, तो m बड़ा होगा n1 से, m बड़ा होगा n2 से। ठीक, तो d ऑफ xm कॉमा x, जहाँ पे हम लोगों ने xn लिखा था वहाँ पे xm कॉमा x लेस देन एप्सिलॉन करेंगे फॉर ऑल m इज ग्रेटर देन n1, m की वैल्यू ग्रेटर देन n1 होगी। फिर d ऑफ xm कॉमा y, ये भी होगा लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल m इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n2। ठीक है, m की वैल्यू इनसे बड़ी होगी, हमें पता है मैक्सिमम ले रहे हैं इन दोनों का। तो अब d ऑफ xy हमने किया, d ऑफ xy लेस देन और इक्वल्स टू, देखिए ये हमने किससे किया, ये हमने ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी का यूज किया, ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी, इसीलिए मैंने आपको ये सारी चीजें बताई जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर रहे। तो देखिए d ऑफ एक्स वाई को हम क्या लिख सकते हैं, इसके बीच में कोई एक्सएम पॉइंट लेते हैं, x और y के बीच में हम क्या लेंगे, कोई एक्सएम पॉइंट लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इज लेसर और इक्वल्स टू d ऑफ एक्स कॉमा एक्सएम प्लस d ऑफ एक्स कॉमा एक्सएम कॉमा y। ठीक, हमने ये लिया। अब इसकी वैल्यू हमें पता है क्या है, लेस देन एप्सिलॉन, यहाँ पे गिवन है, दिख रहा है आपको, यहाँ से ये लेस देन एप्सिलॉन है, यहाँ से भी इसकी वैल्यू क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है, तो ये कितना हो गया 2 एप्सिलॉन। अब अगर हम एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ से रखें, क्या रखनी है हमें यहाँ पे, d ऑफ एक्स वाई बाई 2, तो यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो d ऑफ एक्स वाई बाई 2 हमने रख दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये हो गया d ऑफ एक्स वाई इज लेस देन d ऑफ एक्स वाई। तो d ऑफ एक्स वाई से छोटा हो सकता है, अगर मैं बोलूँ कि 2 जो है वो लेस देन 2 है, तो ये तो कभी नहीं हो सकता, 2 हमेशा 2 के इक्वल आएगा। तो इसने क्या कर दिया, हमारे कंट्राडिक्शन को, दिस इज आवर कंट्राडिक्शन, ये हमारा कंट्राडिक्शन है, मतलब हमारे अजम्पशन को इसने रॉन्ग प्रूव कर दिया। ठीक, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, x इक्वल्स टू y हो गया, मतलब इसकी जो लिमिट होगी वो क्या हो जाएगी, लिमिट इज यूनिक। फिर से देखते हैं क्या किया हमने, पहले एप्सिलॉन की वैल्यू को आपको 2 लेके चलना है। ठीक है, 2 इसलिए लेके चल रहे हैं जिससे इसकी वैल्यू जब हम लोग लेस देन एप्सिलॉन करेंगे ना, तो यहाँ पे 2 आएगा। जितने भी आप अगर यहाँ पे मैं लेके चलती कि मैं मान लेती हूँ इसकी 3 लिमिट्स हैं, एक x है, एक y है और एक z है, तो मैं यहाँ पे 3 ले लेती। ठीक है, 3 क्यों लेती, अगर जिससे मैं अगर इन तीनों को ऐड करूँ तो इनका ये भी लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, ये भी, और z वाला भी लेस देन एप्सिलॉन होगा, तो वो ऐड करने पे 3 आएगा। तो 3 जब आएगा तो 3 से 3 को कैंसिल करने के लिए यहाँ से मैं यहाँ पे क्या करती, यहाँ पे मैं 3 लेती। ठीक, तो कैसे करेंगे, इस तरीके से जो डेफिनेशन होती है कन्वर्जेंट की वो हमने अप्लाई किया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे n1 और n2 का मैक्सिमम लिया, n1 n2 का मैक्सिमम m लिया, तो d ऑफ xm कॉमा x करेंगे तो लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल m इज ग्रेटर देन n1, और d ऑफ xm कॉमा y लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल m इज ग्रेटर और इक्वल्स टू n2 किया। उसके बाद ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी को आपको अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे xm जो आपने लिखा है उसको हमें यहाँ पे अंदर लेके आना है। तो यहाँ से हम लोगों ने एप्सिलॉन एप्सिलॉन किया, ये 2 एप्सिलॉन हो गया, और उसके बाद यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू रखने के बाद हमें मेथड ऑफ हमारा जो एजम्पशन है वो रॉन्ग हो जाता है। तो हमने एजम्पशन हमारा क्या था कि x इज नॉट इक्वल्स टू y होगा, तो ये गलत हो जाता है और हमारा x इज इक्वल्स टू y हो जाता है, जिससे प्रूफ हो जाता है कि जो हमारी लिमिट है वो यूनिक है। ठीक, तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में और कुछ इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।